देखो, सीधे पॉइंट पर आते हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में आग लगी है, और ये आग किसी आम बिल्डिंग में नहीं लगी है। यूएस एम्बेसी पर 2 ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं। दोनों सस्पेक्टेड ईरानियन ड्रोन्स थे। एम्बेसी कंपाउंड के अंदर आग धधक रही है। ये कोई आम हमला नहीं है, बल्कि 28 फरवरी को यूएस और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का सीधा बदला है। ईरान ने एक ही वक्त में 5 गल्फ नेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि सऊदी अरेबिया की रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी को तुरंत इमरजेंसी में शट डाउन करना पड़ा। असली बात क्या है पता है? कल तक मिडिल ईस्ट में छुपकर प्रॉक्सी वॉर होती थी। पीछे से मिलिटेंट ग्रुप्स हमले करते थे, लेकिन आज गेम पूरी तरह बदल गया है। आज सीधे डिप्लोमैटिक और एनर्जी हब्स पर बम गिर रहे हैं, वो भी खुले आम और डायरेक्ट। इसने वहां की वॉर बेसलाइन को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या गल्फ नेशंस के ऊपर जो अमेरिका का पावरफुल सिक्योरिटी अम्ब्रेला था, वो सच में फेल हो चुका है? और इसका ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर पर आगे क्या भयंकर असर पड़ेगा? इस शिफ्ट को समझने के लिए हमें 2 मेन एविडेंस पॉइंट्स को देखना होगा। पहला, कैसे ईरान ने सस्ते लॉइटरिंग म्यूनिशंस और अपनी मल्टी थिएटर सैचुरेशन स्ट्रैटेजी से अमेरिका के मल्टी बिलियन डॉलर एयर डिफेंस नेटवर्क्स को आसानी से बाईपास कर दिया। और दूसरा, रास तनूरा रिफाइनरी को बंद करवाकर ईरान ने दिखा दिया है कि वो एनर्जी चोक पॉइंट्स को वेपनाइज करके ग्लोबल मार्केट्स में कितना बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पेन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए इस पूरे एस्केलेशन मैट्रिक्स की ग्राउंड रियलिटी को डिटेल में डिकोड करते हैं। ये तो क्लियर था कि ईरान हमला करेगा, लेकिन असली ट्विस्ट तो उसके तरीके में था। अमेरिका ने गल्फ देशों में अपने सबसे खतरनाक हथियार डिप्लॉय कर रखे थे, पैट्रियट बैटरीज और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। अरबों खरबों रुपए के इस डिफेंस नेटवर्क का बस एक ही मकसद था, आसमान को पूरी तरह लॉकडाउन करना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ था। थार्ड जैसे एडवांस सिस्टम्स आसमान की ऊंचाइयों से आने वाले बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराने के लिए बने हैं, धीमे उड़ने वाले छोटे ड्रोन्स के लिए नहीं। और ईरान ने इसी कमजोरी पर वार किया। उसने बड़े मिसाइल्स फायर ही नहीं किए, उसकी जगह सस्ते और आराम से उड़ने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस भेज दिए, सस्पेक्टेड शाहिद स्टाइल ड्रोन्स। अब जरा फर्क देखिए, एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करने की कॉस्ट होती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जबकि एक शाहिद ड्रोन की कॉस्ट उसके सामने ना के बराबर होती है। इस गेम को मिलिट्री लैंग्वेज में कॉस्ट एसिमेट्री कहते हैं, और यही आज के सैचुरेशन वॉरफेयर का कोर है, यानी सस्ते हथियारों की ऐसी बारिश करना कि दुश्मन का महंगा डिफेंस सिस्टम चोक हो जाए। ये ड्रोन्स रडार पर इतने छोटे दिखते हैं और जमीन के इतने करीब उड़ते हैं कि रडार इन्हें पकड़ ही नहीं पाते, और फिर ये सीधे अपने टारगेट पर गिरकर फट जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने सिर्फ एक जगह पर अटैक नहीं किया, 5 अलग अलग गल्फ नेशंस पर एक साथ ड्रोन्स गिरे। इसका मतलब क्या है? उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। एक ही वक्त पर 5 देशों की एयर स्पेस बाईपास करना आसान नहीं है। अमेरिका की कन्वेंशनल एयर सुपीरियॉरिटी इफेक्टिवली निगेट हो गई है। प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब सस्ती हो गई है। और अब यह सबसे बड़ा हेडेक है, क्योंकि जिस आसमान पर सिर्फ वॉशिंगटन का कंट्रोल था, अब वहां सस्ते ड्रोन्स किसी भी वीआईपी टारगेट को हिट कर सकते हैं। डिटरेंस सिर्फ नाम का रह गया है। लेकिन सिर्फ डिफेंस नेटवर्क फेल होना अकेली परेशानी नहीं थी, क्योंकि मिलिट्री के अलावा भी कुछ बहुत बड़ा टारगेट बन गया था, दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे नाजुक पॉइंट। रास तनूरा का नाम सुना है? यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा गेटवे है, सऊदी अरेबिया का दिल। यहां रोजाना लगभग 5.5 लाख बैरल्स तेल प्रोसेस होता है, और मिलियंस ऑफ बैरल्स इंटरनेशनल मार्केट्स में भेजे जाते हैं। असल में सऊदी अरेबिया का लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी एक हब के जरिए गुजरता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन दुनिया भर के तेल के दामों से है, जिसे हम ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क कहते हैं। अब सोचो, ऐसी जगह पर अचानक ड्रोन स्ट्राइक कर दें और प्रोडक्शन को तुरंत इमरजेंसी शटडाउन करना पड़े। यह कोई छोटा मोटा पॉज नहीं था। जब रास तनूरा रुकता है तो ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम आसमान छूने लगते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक धक्का था। इमेजिन कीजिए, देश के सबसे मेन हाईवे को अचानक बंद कर दिया जाए। पूरा ट्रैफिक एक झटके में रुक जाता है, राइट? यह बिल्कुल उसी लेवल का डिस्क्रप्शन था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां रुकावट कार्स की नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की आई है, क्योंकि ईरान का एम बहुत डायरेक्ट था। यह सिर्फ एक फिजिकल टारगेट नहीं था, यह एक बड़ा लीवर था जो मार्केट को हिला दे।
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के काइनेटिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए। उन्हें मालूम था कि रास तनूरा का बंद होना कितना असर करेगा। बिना बड़ा मिलिट्री हमला किए बस एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर आग लगा दी। मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल में लाना उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है। दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी उनके हाथ में है। ऐसा अटैक जिससे सिर्फ रियाद को नहीं बल्कि वॉशिंगटन को दर्द हो, क्योंकि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सीधी ऑयल प्राइसेस से जुड़ी है। अगर रास तनूरा बंद रहता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा, पूरी दुनिया में सब महंगा हो जाएगा। समझ रहे हो ये कैसा लेवरेज है? ईरान बता रहा है कि अगर उन पर हमला होगा तो दर्द सिर्फ उन्हें नहीं पूरी दुनिया को होगा। असिमेट्रिक वॉरफेयर इसे कहते हैं, और इसने यूएस और इजराइल के प्लान को सीधे चैलेंज कर दिया है। अगर आपको मेरा रिसर्च और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सिर्फ हेडलाइंस नहीं बोलता, मैं हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी दिखाता हूं। रास तनूरा का धुआं सिर्फ आसमान में नहीं गया, उसने पूरे गल्फ रीजन की नींद उड़ा दी है। गल्फ देशों ने हमेशा एक बात पर भरोसा किया था कि अमेरिका का पावरफुल हाथ उनके सर पर है। अरबों डॉलर देकर उन्होंने यूएस वेपन्स खरीदे थे, लेकिन आज वो सिक्योरिटी गारंटी मिट्टी में मिल गई है। असली बात क्या है पता है? अब वहां के शेख और लीडर्स घबराए हुए हैं। उन्हें क्लियर दिख गया है कि यूएस मिलिट्री उन्हें बचा नहीं सकती। सस्ते ड्रोन्स ने उनकी महंगी सोवरेन इम्यूनिटी फेल कर दी है, और ये उनके लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। लेकिन इस टेंशन का सबसे गंदा असर अब उनके खजाने पर पड़ेगा। सऊदी अरेबिया अपना एक बिल्कुल नया फ्यूचर बना रहा था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी विजन 2030 का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यों लाया गया ये विजन? क्योंकि विजन 2030 का कोर एम ऑयल डिपेंडेंसी कम करना और फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना है। सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल से हटाकर अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किए हैं, और दुनिया भर के फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां अपना पैसा लगा भी रहे थे। लेकिन अब सोचो, तुमने एक नए और आलीशान घर में अपने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन अचानक पता चले कि उस घर की छत में एक बहुत बड़ा छेद है। कौन वहां रहेगा? कौन ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा? यही हाल अब सऊदी का हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनसिक्योरिटी डायरेक्टली उस नैरेटिव को डैमेज करती है। अगर देश की कैपिटल सिटी और उनके सबसे बड़े ऑयल हब्स ही ड्रोन अटैक से सेफ नहीं हैं, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। डर इस बात का है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा तुरंत बाहर निकाल लेंगे, जिसे इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। उस बवाल का खतरा अब सीधे उनके दरवाजे पर खड़ा है। और सच कहूं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का यह भरोसा टूटना अब सऊदी अरेबिया के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एक पुराना छाता बारिश में लीक करने लगे तो लोग नया छाता ढूंढने लगते हैं। गल्फ स्टेट्स अब नए सिक्योरिटी ऑप्शंस देख रहे हैं। उन्हें नए डिफेंस सिस्टम्स और अलायंसेस चाहिए जो ऐसी मल्टी थिएटर स्ट्राइक्स को जेन्युइनली रोक सके। क्या वे अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए दूसरी तरफ पिवट करेंगे? वॉशिंगटन के लिए यह सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर है, क्योंकि वेस्टर्न मॉरल लेक्चर्स अब उन्हें बचा नहीं पाएंगे। दुनिया की पावर डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल अभी आगे आने वाला है, जो सीधे वॉर और पीस के बीच झूल रहा है। हथियार तो नए ढूंढ लेंगे, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी किसी ने फुल वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं की? यहां पर आता है सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक धोखा। सब न्यूज में एक वर्ड सुन रहे होंगे, सस्पेक्टेड ईरानियन ड्रोन्स। यह सस्पेक्टेड वर्ड गलती से नहीं लिखा गया है। यह दोनों साइड्स की सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर ईरान खुले आम इसका क्रेडिट ले लेता तो मजबूरन अमेरिका को सीधे तेहरान पर बम गिराने पड़ते। और रियलिटी यह है कि अमेरिका खुद इस वक्त कोई नई वॉर नहीं चाहता, इसलिए दोनों इस सस्पेक्टेड टैग के पीछे छुप रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी और प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। यह बिल्कुल कोल्ड वॉर के जमाने की मिलिट्री डॉक्ट्रिन जैसा है, जहां डायरेक्ट सामने आने के बजाय शैडो वॉर खेली जाती थी। दोनों देश एक दूसरे को बिना वॉर डिक्लेयर किए मार रहे हैं, और यही आज की जियोपॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक सच है। लेकिन असल में यहां एक नई रेड लाइन बन चुकी है। मेनलैंड पे कोई डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन बाहर के एसेट्स को तबाह किया जाएगा। द वेस्ट सडनली रिमेंबर्स रिस्ट्रेंट, क्योंकि उनके पास मिडिल ईस्ट में नए ऑप्शंस नहीं हैं। जब बात अपने ट्रूप्स की आती है तो मोरल लेक्चर्स अचानक बंद हो जाते हैं।
तो इस पूरे एस्केलेशन का आगे फ्यूचर क्या है? कोई मैसिव हॉलीवुड स्टाइल वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं होगी, लेकिन एक बहुत गंदी और लंबी जंग चलेगी जो बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के लड़ी जाएगी। नॉन डिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दुश्मन की आर्मी से आमने सामने नहीं लड़ते, बल्कि उनके मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स, पोर्ट्स और ऑयल हब्स को लगातार टारगेट किया जाता है। ये एक इकोनॉमिक ब्लीड स्ट्रैटेजी है जहां दुश्मन को गोलियों से नहीं, फाइनेंशियली कमजोर करके मारा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मॉडर्न ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे ईस्टर्न यूरोप में देश के एनर्जी ग्रिड्स पर लगातार छोटे हमले करके पूरे सिस्टम को पैरालाइज करने की कोशिश की जाती है। रोज किसी नए देश के ऑयल हब पर ड्रोन गिरेंगे, रोज ग्लोबल सप्लाई चेन थोड़ी और टूटेगी और इकोनॉमी का खून धीरे धीरे बहेगा। आज रास तनूरा की छत उड़ गई है, कल तुम्हारे शहर में पेट्रोल का दाम आग लगाएगा। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी है। सॉवरेन बॉर्डर्स अब सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुका है? कमेंट्स में अपना लॉजिक बताओ। जय हिंद।